हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी? होप यू आर ऑल वेरी गुड एंड माई सेल्फ अनुज एंड टुडे आई एम गोइंग टू हैव अ डिस्कशन विद यू ऑल on General Circular number 8 oblique 2020 issued by MCA, and the date of circular is 6th of March 2020. One thing we should note that the circular is very much old, but why I'm just going to have a discussion. This is only because the relevance of this circular is still very much important for the companies under CIRP. जो कंपनी CIRP में होते हैं उनके लिए ये सर्कुलर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, राइट। एंड इस सर्कुलर्स में जो बातें कही गई है वो हम लोग देखेंगे कि बेसिकली क्या है इस सर्कुलर्स के अंदर। तो आप एक सब्जेक्ट लाइन इसको देखेंगे तो यहाँ पे है फाइलिंग of forms in the register of MCA by the insolvency professional, interim resolution professional, or resolution professional, or liquidator appointed under insolvency and bankruptcy code 2016, right? तो यहाँ पे बेसिकली फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स जो होती है MCA की साइट पे उसके रिगार्डिंग में बात की जा रही है बाय द IRP, RP और लिक्विडेटर। तो बिफोर मूविंग ऑन द सर्कुलर्स, छोटी छोटी कुछ एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगा इस सर्कुलर्स को समझने में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, राइट, आईपी आईपी की जो अपॉइंटमेंट होता है अलग अलग कैपेसिटी में होती है ना। इसमें से जो एक है IRP, है ना, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, या फिर कह सकते हो RP की अपॉइंटमेंट हो सकती है, या फिर लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट हो सकती है ना। अलग अलग कैपेसिटी में अपॉइंट किए जाते हैं, और यदि वो पर्सनल इंसॉल्वेंसी में है तो वहाँ पे एज अ RP की अपॉइंटमेंट हो सकता है वहाँ पे बैंक्रप्सी ट्रस्टी की भी अपॉइंटमेंट हो, है ना। तो मैं पर्सनल इंसॉल्वेंसी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। जो कॉर्पोरेट पर्सन हैं उनके रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स इन सभी किसी भी कैपेसिटी में उनकी अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आता है कि कंपनी को, यदि CIRP के अंदर है तो कंपनी को गोइंग कंसर्न चलाना है ना। लिक्विडेशन में भी कंपनी को गोइंग कंसर्न चलाने हैं, बट इस लिक्विडेशन प्रोसेस में गोइंग कंसर्न की जो कॉन्सेप्ट है थोड़ी अलग होती है। बट इन CIRP जो गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि कंपनी जिस तरीके से CIRP स्टार्ट होने से पहले चल रही थी, इन द सेम मैनर कंपनी को चलाना है, राइट। तो इस काम किसके ऊपर आ जाता है? ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के ऊपर आ जाता है, IRP, RP के ऊपर आ जाता है, राइट। तो इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। वंस CRP इज स्टार्टेड, देन business operation of a person, of a corporator, should be operated by the इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एज अ गोइंग कंसर्न। ये कौन बतलाता है? कंपनीज, ये IBC की जो कोड है, सेक्शंस हैं, उसमें ये चीज़ डिफाइन की गई है, बतलाई गई है कि बिजनेस ऑपरेशन जो है वो एज अ गोइंग कंसर्न चलाना है, राइट। तो गोइंग कंसर्न चलाने के लिए ऑपरेशन को कंटिन्यू करना है फर्दर। जितने भी एप्लीकेबल्स एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस एप्लीकेबल है ऑन अ कॉर्पोरेट पर्सन, एक कॉर्पोरेट बॉडी जिसकी इंसॉल्वेंसी चल रही है IBC के अंदर, वो तमाम कंप्लायंसेस कौन करेगा? IRP या फिर RP या फिर लिक्विडेटर को करना पड़ेगा। सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज ऑल्सो सपोज टू डू द compliances of all the applicable laws on a company under CIRP, right guys? उसी रिस्पेक्ट में हम लोगों को ये पता है कि as per the provision of the Companies Act we need to go for the certain filings of the forms, annual filings जो होती है वो forms को फाइल करना पड़ता है, right? तो वो फॉर्म्स कैसे फाइल होते हैं? तो नॉर्मली जो कंपनी होती है वो C4 एंड MGT7 फाइल करती है,
एंड अदर जो फॉर्म्स हैं वो भी फाइल करती है यदि वो नॉर्मल कोर्स में चल रही होती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि वंस सीआरपी इज स्टार्टेड तो वो फॉर्म्स कौन फाइल करेगा, फॉर्म्स को कौन साइन करेगा, कैसे साइन करेगा, बिकॉज once the CRP is started the power of the board of directors stands suspended and that power vests with the insolvency professional IRP or RP. In such a scenario it becomes very much difficult who will sign the forms and who will submit the uh, forms over the MCA. तो ये जो सर्कुलर है इसमें सभी चीज़ को क्लैरिफाई किया गया है कि कौन फॉर्म साइन करेगा, कौन सबमिट करेगा, राइट। तो सिंपल सा आंसर इसका ये है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो फॉर्म को साइन करेगा एंड सबमिट करेगा, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। देयर वाज अर्लियर थोड़ा सा इसमें मतलब कंफ्यूजन हुआ करता था, बट नाउ द थिंग्स आर वेरी मच सेटल्ड, तो यहाँ पे कोई इशू है नहीं अब, राइट। तो ये जो सर्कुलर है बेसिकली यही है कि फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स बाय द कंपनी अंडर CIRP ओवर द MCA पोर्टल, राइट। तो होप कि हम लोगों को ये सर्कुलर्स किस लिए लाया गया है इसका इंटेंट समझ में आ गया होगा, राइट। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा, एक पॉइंट तो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया यहाँ पे कि एक जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है उसका अलग अलग कैपेसिटी में अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। अब जितने भी अपॉइंटमेंट होती है ना, ये अपॉइंटमेंट सपोज ऐसा IRP हुआ, तो ये जो CRP की ऑर्डर है ना, CRP की ऑर्डर है, दैट ऑर्डर हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द कहाँ पे MCA की ऑर्डर है, CRP ऑर्डर को हमें फाइल करना पड़ेगा कहाँ पे, MCA पोर्टल पे, है ना। MCA पोर्टल पे इसे भी फाइल करना पड़ेगा। RP की अपॉइंटमेंट होती है, सपोज करो IRP को RP बना दिया जाता है, तो वो जो IRP टू RP की ऑर्डर है ना, RP अपॉइंटमेंट ऑर्डर, तो इसे भी हमारे को क्या करना है, ऑर्डर को सबमिट करना है MCA पोर्टल पे। कंपनी की लिक्विडेशन होती है तो लिक्विडेशन की जो ऑर्डर है ना, वो भी MCA पे सबमिट करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कौन सी फॉर्म में सबमिट करना है, तो इसके लिए जो कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर्म्स प्रोवाइड किया गया है, प्रेस्क्राइब किया गया है फॉर फाइलिंग ऑफ एनी ऑफ द ऑर्डर ऑन द MCA पोर्टल, तो वो फॉर्म है INC 28, ठीक है, INC 28 है। और INC 28 की जो फाइलिंग मतलब कह सकते हो कि ड्यू डेट होती है वो विद इन 30 डेज होता है। जिस भी दिन आपके पास ऑर्डर आ रही है वहाँ से 30 दिन के अंदर आपको फाइल करना है। अदर रिक्वायरमेंट क्या है कि जो फाइलिंग फ़ी है, फाइलिंग फ़ी जो भी है अराउंड 600 के आसपास है, तो वो फाइलिंग फीस आपको देखना पड़ेगा कि क्या लेटेस्ट फ़ी है, बट अराउंड 600 है इनकी फाइलिंग फ़ी, ठीक है। तो वो फाइलिंग फ़ी स्टिल यू नीड टू चेक इन द रूल्स प्रिस्क्राइब की क्या फाइलिंग फ़ी है, होपफुली 600 ही है, राइट। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है फॉर्म सबमिट करने के लिए, राइट। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि क्या इसके और भी डिटेल है। अब यहाँ पे सभी पैरा को वन बाई वन लेट्स चेक करते हैं। अब ये जो हमारा हाईलाइटेड एरिया है इसमें क्या बतलाया गया है उसको हम लोग देखते हैं। इन सपरेशन ऑफ अर्लियर सर्कुलर नंबर 0/2020 dated 17th of February 2020, the following clarification is issued for statutory compliances in respect of the compliances under corporate insolvency resolution process। दोस्तों देखो है क्या कि ये जो MCA ने एक अनदर सर्कुलर्स निकाली थी pertaining to the filing of the forms by the companies under CIRP on the MCA portal। तो वो सर्कुलर्स को बहुत ही मतलब कह सकते हैं विद इन अ मंथ सप्रेस कर दिया गया बाय इशूइंग अनदर सर्कुलर्स बाय द MCA। तो जो सर्कुलर्स था 04/2020 डेटेड 17 फरवरी 2020, वो सर्कुलर्स को MCA ने सरपास करके दूसरी सर्कुलर्स को इशू किया, और वो कौन सी सर्कुलर्स है, ये जो सर्कुलर्स को हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, जनरल सर्कुलर नंबर 8/2020, राइट।
अब लेट्स हैव अ लुक ऑन द पैरा नंबर 1। पैरा नंबर 1 क्या कहता है कि IRP और RP और liquidator would have to first file NCLT order approving him as IRP, RP, liquidator in INC 28 by selecting the drop down box in field number 5A 3। ठीक है, ये जो फॉर्म की संख्या 5A3 के अंदर दी गई है, वहां पे क्या सिलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन बॉक्स से अप्रोप्रिएट सेक्शंस। अप्रोप्रिएट सेक्शंस कहने का मतलब है कि यदि यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट सेक्शंस की बात कही गई है कि हम जो ऑर्डर फाइल कर रहे हैं, है ना, INC 28 के अंदर जो ऑर्डर फाइल कर रहे हैं वो किस सेक्शंस में पास किया गया है IBC की। नॉर्मली वो जो INC 20 फॉर्म्स है ना, वहाँ पे सेक्शंस को बताना पड़ता है, हमारे को सेक्शन ड्रॉप डाउन बॉक्स सेलेक्ट करना होता है कि जो ऑर्डर पास की गई है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट के द्वारा, वो कौन सी सेक्शंस की है। तो सपोज करो कि वो IBC की हम बात करते हैं, तो सेक्शंस कौन सी किसकी हो सकती है, या तो सेक्शन 7 के अंदर होगा। आपको पता है सेक्शन 7 के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल किया जाता है बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और क्रेडिटर फॉर इनिशिएशन ऑफ CRP प्रोसेस, है ना। तो हो सकता है सेक्शन 7 की ऑर्डर हो, या फिर सेक्शन 9 की ऑर्डर हो सकता है। सेक्शन 9 में भी सेम तरीके से होता है, जो ऑपरेशन क्रेडिटर्स होते हैं वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं फॉर इनिशिएशन ऑफ CRP प्रोसेस, एंड वंस द CRP प्रोसेस इज एडमिटेड देन सेक्शन 9 की ऑर्डर को भी हमारे को सबमिट करना है। इसी तरीके से सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 के अंदर क्या है, ये भी ऑर्डर आपको सबमिट करना पड़ता है यदि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने फाइल किया है फॉर इनिशिएशन ऑफ CRP प्रोसेस, है ना। तो वो हो सकता है कि सेक्शन 33 की ऑर्डर हो, है ना। अब सेक्शन 33 की ऑर्डर क्या होता है, तो बेसिकली इस सेक्शन में कंपनी की लिक्विडेशन ऑर्डर पास की जाती है। लिक्विडेशन ऑर्डर क्यों पास किया जाता है, इसके अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। तो सेक्शन 33 की ऑर्डर हो सकती है, या फिर कई केसेस में है कि सेक्शन 31 की ऑर्डर है ना। सेक्शन 31 में क्या होता है, अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान है, तो दैट रेजोल्यूशन प्लान ऑर्डर इज आल्सो सपोज्ड टू बी सबमिटेड ऑन द MCA पोर्टल। सो IBC के अंदर भी अलग अलग सेक्शन हैं जिसमें कि ऑर्डर आते हैं और वो ऑर्डर को सबमिट करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि मैंने अभी आपके साथ ये डिस्कस किया। तो वो कौन सबमिट करेगा, IRP करेगा, है ना, RP करेगा और लिक्विडेटर करेगा, राइट। और कब तक करेगा, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है कि ये फॉर्म INC 28 जो है वो विदिन 30 डेज के अंदर करना है ना। और INC 28 को साइन कौन करेगा, तो वहाँ पे एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल सर्टिफाई करेगा, सेकेंडली जो IRP RP और लिक्विडेटर हैं वो साइन करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट पैरा नंबर 1 ऑफ दिस सर्कुलर। आई थिंक दिस पैरा इज वेरी मच क्लियर, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। और यहाँ पे एक अदर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि जो IRP और RP है उसका DAC का होना ज़रूरी है। विदाउट DAC ये फॉर्म्स सबमिट नहीं हो पाएगा, बिकॉज फॉर्म्स का जो साइनिंग होगा वो DAC के थ्रू होगा। तो मस्ट बी हैविंग DAC। सेकेंडली थिंग इज दैट कि जो फॉर्म्स को साइन किया जाएगा किस कैपेसिटी में किया जाएगा, तो वहाँ पे नॉर्मली जो CEO होते हैं या फिर डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के लिए, उनके लिए ही बनाया गया है। तो फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग ऑफ द INC 28 फॉर्म्स, वहाँ पे जो डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है, INC 28 फॉर्म पे जो डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है वाइल साइनिंग फिक्सिंग DAC ऑफ IRP और RP और लिक्विडेटर, वहाँ पे एज अ CEO कर लो, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ साइनिंग ऑफ द फॉर्म्स। ऐसा मत सोचो कि CEO का ही डेजिग्नेशन हो गया और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी RB के ऊपर आ गया, वैसा नहीं है। बट फॉर द सेक ऑफ साइनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्म्स और अदर फॉर्म्स जो है CEO की डेजिग्नेशन अफिक्स करके वहाँ पे करना पड़ेगा, बिकॉज बोर्ड को सस्पेंड करके सारा का सारा पावर जब RP में वेस्ट होता है, तो वाई RP इज नॉट सपोज टू बी CEO ऑफ द कंपनी, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट पैरा नंबर 1। नाउ लेट्स हैव डिस्कशन ऑन पैरा नंबर 2। इस पैरा नंबर 2 में क्या है, द मास्टर डेटा फॉर चेंज इन द स्टेटस ऑफ द कंपनी फ्रॉम एक्टिव inactive to CIRP और liquidation, और CIRP और liquidation to active
shall be effected on the basis of the formal change form submitted by IBBI to e-governance cells MCA. Since the function has been centralized, है ना, registrar of the company shall not raise and forward CRF either to e-governance cell or सर्विस प्रोवाइडर फॉर द एबव मेंशन। पर देखो गाइस है क्या कि जो आपको एक चीज तो ये पता है कि जो कंपनी की स्टेटस आती है, स्टेटस ओवर द ऑन एमसीए पोर्टल, है ना, ऑन एमसीए पोर्टल कंपनी की स्टेटस इस तरीके से आते हैं। आप जब देखोगे एमसीए डेटा में तो वो एक्टिव शो करेगा आपको, है ना, एक्टिव शो करेगा। कई केसेस में इनएक्टिव शो करता है, इनएक्टिव, है ना। तो यू आर वेरी मच अवेयर दैट कि व्हाट इज एक्टिव और इनएक्टिव क्या है, क्यों करता है, ये तो आपको पता ही है, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। बट अब इस एक्टिव से हमारे को क्या करना है, अंडर सीआरपी करना है ना, हमारे को सीआरपी करना है, या फिर यहाँ पे भी सीआरपी करना है, या फिर हमारे को लिक्विडेशन भी करना है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तब होगा जब हम INC 28 फॉर्म को फाइल करेंगे। बट इसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट है। एक तो ये केसेस हो गया, दूसरी केस यहाँ पे ये बनता है कि कंपनी यहाँ जो एग्जिस्टिंग स्टेटस है, ऑन द एग्जिस्टिंग स्टेटस, है ना, ये CIRP में आ रहा है ना, या फिर लिक्विडेशन में आ रहा है। अब यहाँ से हमारे को एक्टिव करने हैं, ठीक है, एक्टिव करना है। दिस इज फर्स्ट सिनेरियो एंड दिस इज द सेकेंड सिनेरियो, ठीक है। एक कंपनी CRP में आती है तब ऐसा सिचुएशन बनती है। ये CRP से जब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कंपनी आती है, जब कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है या स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अप्रूव हो जाते हैं, इन दैट केसेस ये वाली सिनेरियो बनती है, सिनेरियो नंबर सेकंड, ठीक है। इन बोथ द सिनेरियो व्हाट वी नीड टू डू इज दैट फाइलिंग ऑफ INC 28 इज मैंडेटरी, फाइलिंग ऑफ 28 तो करना ही करना पड़ेगा। सेकेंडली एक फॉर्मल चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म जो है, फॉर्म इसको हमने इस सर्कुलर्स में बताया गया है कि IBBI एक रिक्वेस्ट फॉर चेंज द स्टेटस, ठीक है, फॉर चेंजिंग द स्टेटस ऑन द पोर्टल ऑफ द MCA एक फॉर्म है जो कि IBBI किसको सबमिट करेगा, ई गवर्नेंस शेल ऑफ द MCA, ठीक है, तब जा करके वो चीज़ें होगा। तो यहाँ पे जो रोल है वो IBBI का है। और मैंने तो अभी जितने भी केसेस में देखे हैं, जब कंपनी की CRP स्टार्ट होती है या फिर लिक्विडेशन स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे बहुत ही स्मूथली आप INC 28 फाइल कर दो, वो तो चेंज हो जाती है स्टेटस, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है। इशू कहाँ पे आता है कि जब कंपनी CRP या लिक्विडेशन से एक्टिव करना है, वहाँ पे आपको बहुत सारे डिफिकल्टीज होती है। बिकॉज IBBI क्या करती है कि जो अलग अलग फॉर्म्स फाइल किए जाते हैं ड्यूरिंग CRP और लिक्विडेशन, उन सभी फॉर्म्स को मॉनिटर करती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ और एट द टाइम ऑफ द क्लोजर ऑफ द CRP process, IP's insolvency professionals are supposed to go for the filing of CRP closure form, CRP 5 फॉर्म्स, है ना। तो इन सारे जो फॉर्म्स होता है ना, उन सारे फॉर्म्स की प्रॉपर स्क्रूटनी की जा देती है, किसके द्वारा, IBBI के द्वारा। एंड एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन ऑफ द क्लोजर ऑफ द प्रोसेस और अप्रूवल ऑफ द प्रोसेस इज गेट सबमिटेड टू द IBBI. Then IBBI considering all those submit a formal change request form, a form for changing the status of the company to the MCA e-governance cell, ठीक है, तभी जा करके वहाँ पे होगा। और इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और डिफिकल्टी से होता है। एंड जब तक कि IBBI से फॉर्म नहीं जाएगा फॉर रिक्वेस्टिंग फॉर चेंज ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, तो विदाउट फॉर्मल चेंज रिक्वेस्ट वो आपका वहाँ पे चेंज नहीं हो पाएगा। स्टिल आपने INC 28 फाइल कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और नॉर्मली सभी को दिक्कतें यहीं पे आती है। स्टेप जो पैरा 2 है यहाँ पे दिक्कतें आती है। और दिक्कतें आती क्या है कि यहाँ पे टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वो कुछ भी नहीं होगा इंस्टेंटली, ठीक है।
नाउ जो पैरा थर्ड है, इसमें क्या बातें कहा गया है, इसको भी हम लोग देखते हैं। IRP RP liquidator shall be responsible for filing all the e-forms in MCA portal and sign the forms in the capacity of CO, ठीक है, in order to meet the filing protocol in existing forms architecture, right? However this देखो यहाँ पे ये पहले इतना समझते हैं हम लोग, ठीक है। however से पहले की बात करते हैं। ये जो ई फॉर्म्स हैं हम लोग फाइल करते हैं फॉर द कंपनीज अंडर CIRP, उसमें जो मोस्ट कॉमनली एक तो INC 28 है, वो तो ऑर्डर कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। इसके अलावा जो ई फॉर्म्स फाइल होती है कंपनी के लिए, ई फॉर्म्स है ना, ई फॉर्म्स जो सबमिट होते हैं उसमें से एक तो है हमारा MGT7 है ना, एंड दूसरा कौन सा है AOC4, ठीक है, एनुअल रिटर्न के लिए, और ए जो है बुक्स ऑफ अकाउंट की फाइलिंग के लिए हम लोग ये दोनों फॉर्म्स को फाइल करते हैं। ये ई फॉर्म्स है। अब ये फॉर्म्स को कौन सबमिट करेगा जब कंपनी CRP में स्टार्ट हो जाता है, तो CRP में ये फॉर्म को कौन करेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है IRP RP और लिक्विडेटर है, वो साइन करेगा। अब इस फॉर्म की साइनिंग की जो मैकेनिज्म इस तरीके से है कि जब कंपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है, CRP में नहीं होती है, तो वहाँ पे जो कंसर्न पर्सन है वो CEO होते हैं या फिर जो उनके डायरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं, है ना, और प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो होते हैं, मिलकर के वो फॉर्म को साइन करता है। बट जब कंपनी CRP प्रोसेस में है तो वो फॉर्म कौन करेगा, बिकॉज CEO इज नॉट देयर एनीमोर, तो इस फॉर्म्स को भी वहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल साइन करेंगे। बट जो डेजिग्नेशन होगा ना, वो डेजिग्नेशन को सिलेक्ट करना एज अ CEO, तभी जा करके फॉर्म्स होगा। सिलेक्ट द डेजिग्नेशन एज अ CEO एंड देन फिक्स द DAC ऑन द फॉर्म, राइट। तो ये बात तो क्लियर हो गया, बिकॉज यदि हम CEO की डेजिग्नेशन सेलेक्ट नहीं करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल कह सकते हो, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जो फॉर्म्स का, वो इसी तरीके से डिजाइन किया गया है, तो वहाँ पे अफिक्स करना है एज अ CEO डेजिग्नेशन एंड DAC लगा दो, फॉर्म साइन हो जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ पर्टिकुलर फॉर्म्स को साइन करने के लिए जो डेजिग्नेशन दी गई है कि ताकि फॉर्म सबमिट हो जाए, और अदर इसके कोई ऑब्लिगेशन नहीं है फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ठीक है। हाउ इसमें क्या क्या अदर क्या है, हाउ एवर दिस सेल in no way affect his legal status as IRP RP liquidator. All the filings of e-forms including AOC4 MGT7 shall be filed through e-form GNL2 by way of attachment till the company is under CIRP, right? In the existing field number 3 of the form GNL2, IRP or liquidator will choose the radio button filing under IBC। देखो अब हाउएवर की बात की जो बात है, इसमें ये कहा गया है कि जो यहाँ पे डेजिग्नेशन सिलेक्ट किया जा रहा है एज अ CEO, वो दैट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग ऑफ द फॉर्म्स, ठीक है। और डेजिग्नेशन एज अ CEO सेलेक्ट करने से जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है जिनकी अपॉइंटमेंट एज IRP RP और लिक्विडेटर हुई है, उनके जो लीगल राइट्स हैं, ठीक है, उसको किसी भी तरीके से हार्म नहीं करने जा रही है, उसको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने नहीं जा रही है। वो उनकी जो राइट है, ड्यूटीज है, वो एज इट इज होगा, ठीक है। तो देयर इज नो नीड टू वरी कि हमारी जो डेजिग्नेशन है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की, जो डेजिग्नेशन है वो एज अ CEO सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। बल्कि फॉर द सेक ऑफ द फाइलिंग ऑफ द फॉर्म्स ये चीज को यहाँ पे हमारे को करनी है, राइट। सेकेंड एस्पेक्ट्स ये है कि यहाँ पे जो ये दोनों फॉर्म्स हैं MGT7 और AOC4, वो स्टेट अवे इसकी फाइलिंग नहीं होगी। मतलब नॉर्मली जब कंपनी CRP में नहीं होती तो ये सारे फॉर्म्स वहाँ पे अपलोड किया जाता है MCA पोर्टल पे, बट जब कंपनी CRP में है तो ये फॉर्म्स वहाँ पे अपलोड नहीं किए जाएंगे, ये एज अ अटैचमेंट ही जाएंगे, ठीक है। इस फॉर्म्स को कंप्लीट वे में फिल करना है एंड देन इसका PDF बना करके फॉर्म नंबर GNL2 में हमारे को एज अ अटैचमेंट लगाने हैं, ठीक है। और GNL2 में हमारे को सिलेक्ट करना है जो यहाँ पे
बताया गया है कौन से सीरियल नंबर 3 पे, फील्ड नंबर 3 पे, वहाँ पे हमारे को सिलेक्ट करना है फाइलिंग्स अंडर IBC, ठीक है, एंड देन वी नीड टू सबमिट ऑन द MCA पोर्टल, राइट। पैरा 3 इज ऑल्सो क्लियर। नाउ लेट्स हैव पैरा 4 पे डिस्कशन करते हैं। पैरा 4 में क्या है, अगेंस्ट द डेट ऑफ इवेंट एंड बोर्ड रेजोल्यूशन इन INC 28 एंड GNL2 डेट ऑफ NCLT ऑर्डर इनक्लैट ऑर्डर कोर्ट में भी स्टेटेड। देखो है क्या कि जो हम लोग INC 28 फाइल करें या फिर GNL2 फाइल करें, उसमें कुछ एक डेट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और वो डेट्स क्या होती है, बेसिकली बोर्ड मीटिंग्स की डेट पूछे जाते हैं, है ना। बोर्ड मीटिंग किस डेट हो सकते हैं, हो सकता है कि एनुअल जनरल मीटिंग की डेट हो सकते हैं। तो जो भी डेट है ना, वो उस डेट पे हमारे को क्या है, NCLT ऑर्डर की डेट मेंशन करने हैं। होप आई थिंक वेरी मच क्लियर, इसमें तो कोई इशू नहीं है, राइट। अब ये जो सब पैरास था, कह सकते हो कि ये हमारे मेन पैरा नंबर 1 के जो टोटल 4 सब पैरास थे, हमने इसको देख लिया और मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूजन है, राइट। अब पैरा नंबर 2 जो है इसको देखते हैं। इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज which are marked under CIRP in the registry, annual return E-form MGT7 and financial statement AOC4 and other communications under the provision of the Companies Act 2013 in accordance with the directions issued by the NCLT court shall be filed as an attachment with E-form GNL2 against the payment of one time normal fee। पेमेंट जो होगा one time normal fee पे करना है, ठीक है, till such time the company remains under CRP, ठीक है। separate GNL2 forms shall be filed for each such documents by the IRP और RP। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग 2 फॉर्म्स फाइल कर रहे हैं, AOC4 है ना, इसके लिए एक GNL2 होगा, ठीक है। MGT7 है, इसके लिए सेपरेट GNL2 होगा, है ना। अलग अलग GNL2 फॉर्म फाइल की जाएगी और इसके वन टाइम फी होंगे। ऐसा नहीं कि इसको आप डिले कर रहे हैं फॉर्म फाइलिंग में तो आपको वो होगा, वन टाइम फी फाइल करने है, राइट। बट एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन सभी फॉर्म्स को फाइल करने से पहले, ये फॉर्म्स तभी आप फाइल कर पाओगे जब आपने INC 28 की फाइलिंग कर रखी होगी। INC 28 फॉर इनिशिएशन ऑफ द CIRP, और वहाँ पे यदि CRP फॉर्म्स अप्रूव कर दिया गया है तो जाकर के सारे फाइलिंग्स फॉर्म सबमिट हो जाएंगे, राइट। और इन केस यदि IRP से RP किसी दूसरे IP को बनाया जाता है तो वो जो RP अपॉइंटमेंट ऑर्डर है या फिर RP रिप्लेसमेंट ऑर्डर है, दैट हैज़ टू बी आल्सो सबमिटेड देयर, सो कि जो एग्जिस्टिंग RP हैं उनकी डिटेल्स अपलोड हो जाए एंड देन ही कैन फाइल दिस फॉर्म्स। अदरवाइज जब तक वहाँ पे पर्टिकुलर जो IP फॉर्म्स को साइन कर रहा है उसको एज अ मतलब RP वहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा तो वो फॉर्म्स साइन सबमिट नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये है कि डेजिग्नेशन जो सेलेक्ट करने हैं एज अ CO करने हैं तो जो DAC है, कह सकते हो जो पैन है, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का, दैट मस्ट बी एसोसिएटेड ऑन द MCA पोर्टल विद दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप CRP इनिशिएशन की ऑर्डर, RP अपॉइंटमेंट की ऑर्डर, ठीक है, आप अपलोड पहले करें तभी जाकर के फॉर्म सबमिट हो पाएगा। तो दैट्स द प्री रिक्विजिट, राइट। ऐसा आप नहीं कर सकते कि वो फॉर्म्स आपने सबमिट नहीं किया और ये सारे फॉर्म्स वहाँ पे आपको अलाउ कर दी जाएगी सबमिट करने के लिए, राइट गाइस। तो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। पैरा नंबर 3 क्या है, इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट द कंसर्न IRP RP of every company which was under CIRP prior to the issue of this circular shall also file E-form INC 28 for such companies and thereafter propose to file other documents, facts, information as required under the Act and the rules thereunder through the E-form GNL2। तो देखो अब तो इसकी रेलेवेंस ज़्यादा है नहीं, बिकॉज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत समय बाद, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 5 years, ठीक है, और सर्कुलर काफ़ी पुराना है, बट
relevance is very much important because still I see those so many रेजुलेशन एप्लीकेंट्स फेसेस प्रॉब्लम एंड उनको चक्कर पे चक्कर लगाना पड़ जाता है एम सी आर ओ सी ऑफिस में, स्टिल अदर थिंग्स गेट डिलेड। तो आई थिंक इस वीडियो से उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि हाउ दे नीड टू प्रोसीड्स, है ना। और कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल डिस्चार्ज हो गई है एंड इंटायर वर्डन इज ऑन द सक्सेसफुल रेजुलेशन एप्लीकेंट टू एक्वायर द कंपनी अंडर सी आई आर पी, और लिक्विडेशन के अंदर एक्वायर किया है वो अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए, मतलब दे नीड टू डू वेरी हार्ड एफर्ट्स ओनली बिकॉज ऑफ कि प्रॉपर उनको आइडिया नहीं हो पाता है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो पाती, बिकॉज दे आर द वेरी लेस नंबर ऑफ द पीपल हु इज हैविंग अवेयरनेस अबाउट दिस सर्कुलर्स। और कुछ एक को आइडिया भी है तो वो उनको जो एम सी ए की पुरानी सर्कुलर्स फेब्रुवरी में आए थे वो उसके हिसाब से काम करते हैं, तो थिंग्स बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस, बिकॉज आप जब एम सी ए में जाओगे तो वो आपको बताएंगे कि ये सर्कुलर्स नहीं, एक और सर्कुलर आया है, उस सर्कुलर के अनुसार आप चीज़ें करके लाओ तब जा करके होगा, ठीक है। और मैंने प्रैक्टिकली ऐसे सिचुएशन फेस किए हैं, दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट। कई एक ऐसे कंपनीज में हुआ है कि एस आर ए ने सारा काम किया पुराने सर्कुलर के हिसाब से और इस सर्कुलर के हिसाब से काम हुई नहीं, तो वो काम हो नहीं पाया बिकॉज पुराने सर्कुलर था लिटिल बिट डिफ़िकल्ट था, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते हो कि अलग था, उसमें जो प्रोसेस था वो अलग था, वहाँ पे चीज़ें अलग तरीके से होती थी। बट नाउ दिस सर्कुलर्स इंटायरली चेंज्ड बिकॉज, और ये सर्कुलर्स एज ऑन इफेक्टिव है ना। एंड देखो इसमें जो पैरा 4 है इसमें क्या है, दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ द कंप्लीट ऑथोरिटी, तो दैट्स नॉट टू मच रेलिवेंट। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हमने इस पर थोड़ी डिस्कशन जो किया हमारे लिए फ्रूटफुल होंगे, एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये सर्कुलर्स बहुत सारे लोगों को आता है, बट स्टिल मेरे इस वीडियो से उनको बेनिफिट होती हैं जो इसमें डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं एंड दे आर एंड उनको मतलब कह सकते हो कि कंपनी को सक्सेसफुली रिवाइव करने में इशू आ रही है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ रेजुलेशन प्लान, तो ये चीज़ें उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, एंड इफ यू थिंक video is relevant, please guys give us a thumbs up because that's a source of inspiration for recording the videos, and thank you very much.